ये कॉन्सेप्ट किसका है? कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, जिसके बारे में हम बात इसके जस्ट प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी कर चुके हैं। इन दोनों वेलोसिटीज का अगर वेक्टर सम कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैं एक स्लाइड मैंने डाल रखी है मूवेबल सर्फेस की, ऑल्दो उसके क्वेश्चंस आते नहीं बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। और मूवेबल सर्फेस में भी देखना मैं यही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा और फटाफट आंसर निकाल दूंगा, ठीक है। बट अभी हमें इसको एज सच ऊपर से देखना है, समझना ही क्या होता है, ताकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम बता पाएं। ओके, और आई को भी मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। चलो पहले अल्फा लिख देता हूँ। अब क्या करूँगा मैं, m इंटू ए सी प्लस आई की जगह लिखूंगा मैं m इंटू के स्क्वायर, और अल्फा के क्या है यहाँ पे? रेडियस ऑफ गायरेशन, और अल्फा की जगह क्या रखूंगा? ए सी अपॉन आर। ठीक है, ओके सर, सही है, बिल्कुल सही। फिर टाइम की बात कर लेते हैं। अब टाइम में देखो s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, सो यहाँ से t इन्वर्सली रिलेटेड है किसके? ए के। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इन्वर्सली रिलेटेड टू ए। अब ये इन्वर्सली रिलेटेड टू ए तो इसलिए वो डायरेक्टली रिलेटेड टू क्या आ जाता है? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न बाय श्री चैतन्य। कैसे हैं आप लोग? आई सपोज आप सब बढ़िया हैं एंड आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अमेजिंग तरीके से चल रही है। कुछ ही दिन बचे हैं यार, एंड यू ऑलरेडी नो हम एक बहुत ही अमेजिंग सी सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको बहुत अच्छा रिवीजन मिल सकता है। जिन जिन लोगों ने अभी तक प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं, प्लीज़ डू हैव अ वॉच। आपको बहुत अच्छा रिवीजन मिलेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मात्र 1 घंटे में यू कैन एक्चुअली रिवाइज सो मेनी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और ऐसे ही चलते रहेंगे, हमारे पूरा 30 डे प्लान है, यू कैन हैव अ लुक। और भी बहुत अमेजिंग कंटेंट आ रहा है इन्फिनिटी लर्न के नीट चैनल पे। सो जिन जिन लोगों ने उसको सब्सक्राइब नहीं करके रखा है, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक द वीडियो, जिससे कि यूट्यूब बाबा को पता चले कि येस देयर इज समथिंग ऑन गोइंग ओवर हेयर, एंड वो ज़्यादा लोगों को सजेस्ट कर पाए। सो हम अभी तक सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन डिस्कस कर चुके हैं, उसके ऑलरेडी 2 सेशंस हो चुके हैं, और अब आज एक बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक हम कवर करने वाले हैं जो कि है रोलिंग का। ठीक है, अभी तक हमने इसमें सेंटर ऑफ मास, कोलिजन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, इक्विलिब्रियम और साथ ही साथ एंगुलर मोमेंटम, ऐसे सारे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। एंड अब हम बात करने वाले हैं किसकी? अब हम बात करने वाले हैं बेसिकली रोलिंग मोशन के बारे में। ठीक है, कि रोलिंग मोशन क्या होता है, एंड रोलिंग मोशन से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी सारे आते हैं, काफ़ी सारे कि एक इंक्लाइन प्लेन पे रोल कर रहा है बॉडी, एंड कौन सबसे नीचे पहुंचेगा जल्दी, किसका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी क्या रहेगा। और बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आ जाता है अब कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन का। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसका है? कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, जिसके बारे में हम बात इसके जस्ट प्रीवियस सेशन में ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आओ चलो देखते हैं। रोलिंग मोशन यहाँ से चालू हो रहा है, यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट है। अब देखो यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग क्या होता है अभी बताता हूँ। पहले प्योर रोलिंग समझने की कोशिश करते हैं कि ठीक है हो क्या रहा है। अब देखो यहाँ पे कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों का गेम चल रहा है। ठीक है, कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे एक व्हील है, एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, जिसके सेंटर ऑफ मास के पास से एक वेलोसिटी है वीसी, साथ ही साथ उस एंटायर बॉडी के पास एक एंगुलर वेलोसिटी भी है अबाउट द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, एक एंगुलर वेलोसिटी अबाउट सेंटर ऑफ मास, और साथ ही साथ सेंटर ऑफ मास के पास एक लीनियर वेलोसिटी है वीसी। ओके, ठीक है सर, परफेक्ट। अब ये दोनों के साथ ही आगे की तरफ बढ़ता रहता है, दैट्स द रीजन इसको यूनिफॉर्म, इसको कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन बोलता है। अब इसमें 3 केसेस बनते हैं बॉस। 3 केसेस क्या बनते हैं किसमें? रोलिंग मोशन में। तो रोलिंग मोशन के 3 केसेस बेसिकली होते हैं। देखो, पहला केस इसमें होता है फॉरवर्ड स्लिपिंग का। ठीक है, दूसरा केस इसमें होता है बैकवर्ड स्लिपिंग का, और थर्ड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है प्योर रोलिंग का। अभी क्या है इंडिविजुअली केसेस, इनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड स्लिपिंग का केस बेसिकली ये आता है, आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा कि बेसिकली पूरा का पूरा गेम जो है ना एक ऐसे पॉइंट का है जो कि लोअर मोस्ट पोर्शन ऑफ द ये बॉल है, ये व्हील है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, इस लोअर मोस्ट पोर्शन की वेलोसिटी ग्राउंड के एस्पेक्ट में कितनी है। ठीक है, ये नीचे मेरा क्या है? दिस इज बेसिकली माय ग्राउंड फ्लोर। तो इसकी जो वेलोसिटी है ना पॉइंट पी की, मतलब लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ दैट सर्कुलर ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, अगर वो वेलोसिटी आगे की तरफ है तो आगे की तरफ वाला केस हो जाता है बेसिकली आपका फॉरवर्ड स्लिपिंग का, पीछे की तरफ है तो बैकवर्ड स्लिपिंग। और प्योर रोलिंग की कंडीशन में बेसिकली क्या होता है कि इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो ग्राउंड की फ्रेम से 0 हो जाती है। समझ रहे हो? अब देखो
सबसे पहले तो मैं ये VPG निकालना चाहता हूँ, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि मेन गेम जो है ना यही रूट कॉज है रोलिंग के चालू होने का। तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने के लिए बीच में मैं सेंटर ऑफ मास का फ्रेम इंट्रोड्यूस करूंगा। ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इन दोनों वेलोसिटीज का अगर वेक्टर सम कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कैसा होगा, तो क्या करेंगे, सेंटर ऑफ मास पे जाके बैठ जाएंगे, सेंटर ऑफ मास के पास जाके बैठ जाएंगे, तो हम क्या हो जाएंगे, रेस्ट पे। मतलब सेंटर ऑफ मास के पास क्या वेलोसिटी थी, ये VC थी, तो वो रेस्ट पे आ गया। लेकिन ओमेगा C तो होगा, मतलब मैं सेंटर में हूं, तो मुझे क्या लगेगा, पूरी बॉडी मेरे ऐसे चारों तरफ पूरा ऐसे घूम रही है। तो अब सोचिए यहाँ पे बैठे हो, तुम इस पॉइंट को देख रहे हो, तो इस पॉइंट के पास कोई वेलोसिटी होगी, हाँ जी बिल्कुल होगी। कितनी होगी सर, इधर होगी, ऐसे। क्यों होगी भाई इधर, कैसे बोल सकते हो आप इधर होगी, सर ऐसे बोल सकता हूं मैं इधर होगी, क्योंकि ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं इसका ओमेगा C मान लिया है, तो इसके पास जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। और कितना मैग्नीट्यूड होगा, सर जो दूरी है मेरी, दूरी है r इंटू ओमेगा C, ठीक है, r इंटू ओमेगा C हो जाएगी। ये होगी क्या, वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये मेरी VPC है, ठीक है सर, ओके। साथ ही साथ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब ग्राउंड पे खड़े हैं और मैं किसको देख रहा हूं, मैं बस सेंटर ऑफ मास को देख रहा हूं, एक पॉइंट को देख रहा हूं बस। अब ऑब्वियसली पॉइंट है तो पॉइंट में रोटेशन तो होगा नहीं, पॉइंट के पास क्या वेलोसिटी है, मात्र VC, तो पॉइंट बस आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सर VC है, वो आगे की तरफ, तो ये रही वो वेलोसिटी। अब इस वेक्टर को इस वेक्टर के साथ जोड़ना है, तो इस वेक्टर को यहां बना दूं, बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं, तो चलो ठीक है, इस वेक्टर को यहां बना देता हूं, ऊपर वाले वेक्टर को नीचे बना दिया, लंबाई सेम रखी, डायरेक्शन सेम रखा, तो वेक्टर शिफ्ट कर सकते हैं, ये हो गया मेरा VC। ओके, मतलब समझ आया तुम लोगों को क्या पॉइंट है। पॉइंट ये है कि जो ये वाला पॉइंट है ना, इसकी वेलोसिटी कौन तय कर रहा है, ये दो वेक्टर तय कर रहे हैं। इस पॉइंट की वेलोसिटी ये दो वेक्टर तय कर रहे हैं। तो अब सिंपल सा गेम है बॉस, अगर VC की वैल्यू r ओमेगा से ज्यादा होगी, अगर ये VC की वैल्यू जो कि मेरा बेसिकली क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर VC की वैल्यू r ओमेगा C से ज्यादा हो गई तो इस पॉइंट की वेलोसिटी आगे की तरफ होगी। समझ में आया, किसकी फ्रेम से, ग्राउंड की फ्रेम से। मतलब ग्राउंड पे खड़े हो, सोचो तुम एकदम माइन्यूट से इधर नीचे खड़ो और तुम्हारे ऊपर ही वो खड़ा है, तुम्हारे ऊपर ही है, ये व्हील का ये पॉइंट भी एकदम ऊपर है। अब देख रहे हो एक तरफ उसकी VC वेलोसिटी, एक तरफ r ओमेगा C वेलोसिटी। अगर ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इधर ज्यादा हो गई तो क्या होगा, तुम देखोगे उस पॉइंट P को आगे की तरफ सरकते हुए, स्लाइडिंग स्लिपिंग वाला केस होगा। और कहां स्लिप होगा, आगे की तरफ। आगे स्लिप होगा तो कौन सा केस बनेगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग का। समझ में आया, ठीक है। सो ये केस फॉरवर्ड स्लिपिंग का तब बनता है व्हेन VC इज ग्रेटर देन r ओमेगा। समझ गए, ठीक है। बैकवर्ड स्लिपिंग क्या होगा, सपोज r ओमेगा C VC से ज्यादा है, सपोज ये जो इधर ले जाने वाली वेलोसिटी वो ज्यादा है और ये कम हो गई, तो पीछे की तरफ सरकेगा। और वो वाला केस हो जाता है बैकवर्ड स्लिपिंग का, व्हेन VC इज लेसर देन r ओमेगा। समझ रहे हो ना। और प्योर रोलिंग का केस क्या बनेगा, जो कि नॉर्मली जिस तरीके से गाड़ियां मूव होती हैं, तो गाड़ियां नॉर्मली मूव होती हैं ऐसे तरीके से कि ये पॉइंट एकदम इधर आया और इधर के बाद सीधे ऊपर चला गया, मतलब यहां से सीधे ऐसे ऊपर होते हुए आगे तरफ, मतलब कोई भी स्किडिंग नहीं हुई, कोई स्किड नहीं हुआ, टायर मूव प्रॉपर एकदम प्योरली रोल हो गया। और ये केस तब होता है व्हेन VC इज इक्वल टू r ओमेगा। और यहां से कहानी पूरी शुरू होती है, समझो, ये रूट कॉज समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है कि जो सेंट्रल, जो सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है उस सर्कुलर ऑब्जेक्ट का, उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 होनी चाहिए। अगर उसकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 हो जाएगी तो वो किस स्टेट में आ जाएगा, वो आ जाएगा प्योर रोलिंग के स्टेट में, वो आ जाएगा प्योर रोलिंग के स्टेट में। और प्योर रोलिंग के अगर स्टेट में आ गया तो VC इज इक्वल टू r ओमेगा एस्टैब्लिश हो जाएगा। आई सपोज दिस एंटायरली इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू एंड आप लोग समझ चुके हो किस तरीके से इस चीज को हमें समझना है। ओके, सो VC इज इक्वल टू r ओमेगा, ये होता है, यही होता है प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट कि द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड शुड बी इक्वल टू 0 एंड यहां से फॉर प्योर रोलिंग एंड यहीं से फिर चीज निकल के आती है कि VC शुड बी इक्वल टू r ओमेगा। ठीक है, क्लियर। मैं एक स्लाइड मैंने डाल रखी है मूवेबल सरफेस की, ऑल्दो उसके क्वेश्चंस आते नहीं, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। और मूवेबल सरफेस में भी देखना, मैं यही कॉन्सेप्ट लगाऊंगा और फटाफट आंसर निकाल दूंगा। ठीक है, VC इक्वल्स टू r ओमेगा आ गया, तो आपने वेलोसिटी की बात कर दी। ऐसी एक्सेलरेशन बता सकते हो, क्यों नहीं बता सकता यार। देख, ये पॉइंट P हो गया। अब इस केस में सपोज कर इसके पास जो सेंटर ऑफ मास है उसके पास
AC एक्सेलरेशन है और सेम एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। तो यहां पे क्या सिनेरियो बन जाएगा? फॉर प्योर रोलिंग क्या कंडीशन थी सर? फॉर प्योर रोलिंग कंडीशन तो ऐसी थी कि वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 होना चाहिए। ठीक है, ओके सर, परफेक्ट। आओ इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं एक बार, आओ इसको d/dt कर देते हैं। तो d/dt करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये 0 हो जाएगा। ठीक है सर, ये 0 हो गया, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 है। अब एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर 0 है तो बीच में मैं कौन सा फ्रेम इंट्रोड्यूस करूंगा? बीच में मैं C फ्रेम इंट्रोड्यूस करूंगा, यानी सेंटर ऑफ मास का। सेंटर ऑफ मास का अगर फ्रेम इंट्रोड्यूस करता हूं तो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू C प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस एंटायरली is going to be equal to 0 if you want the condition of pure rolling। ठीक है, what is the acceleration of point P with respect to center of mass? P को देखना है, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के, सेंटर ऑफ मास पे बैठोगे, इसको देखोगे तो ये चीज बस ऐसे गोल गोल रोटेट होती दिखाई देगी। तो तुम्हें वो पॉइंट P कैसे जाता दिखाई दे? टेंजेंशियली। टेंजेंशियली मतलब ये होगी उसकी एक्सेलरेशन, कितनी हो जाएगी? r इंटू अल्फा, है ना, यही हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ऐसी एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? वो ये है, वो ये रहा AC। अब इस वेक्टर को क्या यहाँ नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता हूँ सर, वेक्टर तो शिफ्ट कर ही सकते हो, अनलेस एंड अनटिल आप डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम रखोगे, वेक्टर को आप कहीं भी स्पेस में शिफ्ट कर सकते हो। तो ये हो गया मेरा AC, दिस इज बेसिकली एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके सर, ठीक है, इसको यहाँ लिख दो, उसको यहाँ लिख दो, देखो फाइनली कितना आ गया? एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू C हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ R अल्फा। यहाँ पे भी देखो बेसिकली यही सिचुएशन थी कि VPC की जगह क्या रखने वाले थे? VPC की जगह माइनस R ओमेगा और यहाँ पे VC प्लस VC, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट और पॉजिटिव है। ये उधर चला जाता है, ये इधर आ जाता है, तो फाइनली VC इक्वल्स टू R ओमेगा ही रहता है। तो यहाँ पे भी देखो माइनस R अल्फा प्लस AC इज इक्वल टू 0। क्या कंडीशन बनी? AC इज इक्वल टू R अल्फा। किसकी सिचुएशन है? फॉर प्योर रोलिंग। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया? ओके सर। साथ ही साथ अगर बैकवर्ड और फॉरवर्ड स्लिपिंग का भी यहाँ केस देखूंगा तो यहीं पे सिंपली एक्सेलरेशन के केस में भी डिफरेंशिएट कर दोगे तो वही आता है, AC की वैल्यू R अल्फा C से ज़्यादा होनी चाहिए, और इसको भी डिफरेंशिएट कर दोगे तो AC की वैल्यू R अल्फा C से कम होनी चाहिए। कम होगी तो यही सिचुएशंस फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्लिपिंग के बन जाएंगे। ठीक है, ये एक तरीका है प्योर रोलिंग को समझने का। एक दूसरा तरीका भी होता है, और दूसरा तरीका बेसिकली ये होता है कि हम ये देखते हैं कि अगर एक बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है, ठीक है, तो जब वो पूरा एक चक्कर मार लेगी ना, मतलब ये पॉइंट P जो है, ये पॉइंट P जो है, ये पॉइंट P कैसे मूव होगा? देखो चलो बताता हूँ। पॉइंट P पहले कुछ यहाँ बीच में पहुंचेगा, तो यहाँ कहीं पहुंच चुका होगा। यहाँ कहीं की बात करूँ, यहाँ कहीं की बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ कहीं पहुंच चुका होगा। ठीक है, देखते चलना, पॉइंट P की बात कर रहा हूँ बस मैं, इधर नहीं, थोड़ा और अलग, यहाँ कहीं पहुंचा होगा, इधर। ठीक है, और यहाँ कहीं बात करूँ मैं, तो वो यहाँ कहीं पहुंचा होगा। देख लो, पॉइंट P है, तुम लोग के सामने जो बनाया मैंने, पॉइंट P है। अब पॉइंट P के अगर मैं मोशन को ट्रैक डाउन करूँ ना, तो मोशन कुछ इस तरीके का है। ठीक है, ये है होता है मोशन पॉइंट P का। इस तरीके से पॉइंट P, ये जो पॉइंट देख रहे हो आप, ये पॉइंट P ऐसे मूव होता है। असल में हो क्या रहा है? असल में तो ये व्हील आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन पॉइंट P का कुछ मोशन ये है। तो पॉइंट P कुछ इस तरीके से मोशन कर रहा है, ठीक है, और पूरी व्हील ने एक चक्कर मार लिया। देखो जहां से चालू हुआ था पूरा ऐसे घूम के वापस पॉइंट P वहीं आ गया। एक चक्कर मारने में, मतलब एक प्रॉपर रेवोल्यूशन में जो डिस्टेंस कवर किया ना सेंटर ऑफ मास ने, अगर वो 2πr के बराबर होगा, मतलब इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर होगा, तो प्योर रोलिंग है, तो प्योर रोलिंग है। सो इफ दिस s इज इक्वल टू 2πr, देन इट इज प्योर रोलिंग। अगर s की वैल्यू क्या हो गई? ग्रेटर देन 2πr, तो क्या हो गया? ये फॉरवर्ड स्लिपिंग हो गया। और s की वैल्यू लेसर देन 2πr, तो ये क्या हो गया? बैकवर्ड स्लिपिंग हो गया। तो ये हो जाता है मेरा फॉरवर्ड स्लिपिंग, और ये हो जाता है मेरा
बैकवर्ड स्लिपिंग। ओके, सो इस बेसिस पे ये चीजें निकाली गई हैं एंड दिस इज ऑल्सो वन मोर डेफिनेशन टू डिफाइन प्योर रोलिंग मोशन। आई सपोज दोनों ही चीजें आपको क्लियर है। अब चलो आगे बढ़ते हैं और इंडिविजुअल वेलोसिटीज को समझने की कोशिश करते हैं कि असल में हो क्या रहा है। असल में ये कंबाइंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन है, ठीक है। तो पूरे दौरान, पूरे एक मोशन के दौरान जब भी एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है एक प्योर रोलिंग कंडीशन में, तो उसके इंडिविजुअल अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटीज क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बात करूँ मैं, तो यहाँ पे बात करूंगा अगर मैं, तो इस पूरी बॉडी के पास एक लीनियर वेलोसिटी तो है vc, इसके पास vc, इधर vc, इधर vc, इधर vc, है ना। साथ ही साथ इस व्हील के पास एक एंगुलर वेलोसिटी भी है, क्या है, ओमेगा आर। तो इसके पास ओमेगा आर, ओमेगा आर, ओमेगा आर। ये बेसिकली क्या केस है, ये है प्योर ट्रांसलेशन का, समझ रहे हो, ये प्योर ट्रांसलेशन। सर ये क्यों बता रहे हो, अब तो हम प्योर रोलिंग पे आ गए ना। अरे हाँ, क्योंकि प्योर रोलिंग, प्योर ट्रांसलेशन और प्योर रोटेशन का ही तो मिक्सचर है। ये कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन होता है ना, दोनों को मिक्स कर दोगे तो प्योर रोलिंग की कंडीशन बन जाती है। और प्योर रोलिंग की नहीं, बेसिकली रोलिंग की कंडीशन बनती है। प्योर रोलिंग की तो तब बनेगी जब वीसी और ओमेगा आर दोनों बराबर हो जाएंगे तब, जो कि इस केस में है, ठीक है, क्योंकि हम प्योर रोलिंग ही पढ़ रहे हैं। तो अब देखो, इन दोनों को मिक्सचर कर दिया मैंने। ये पूरी बॉडी आगे भी बढ़ रही है और ये पूरी बॉडी रोटेट भी कर रही है अपने सेंटर ऑफ मास के पास। तो अब इंडिविजुअल पॉइंट सबके पास वेलोसिटी क्या होगी हम ये जानना चाह रहे हैं। तो टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करूं तो उसमें एक तो ये वीसी हो गया इधर वाला, और देखो ये ओमेगा आर भी हो गया, दोनों मिक्स होंगे तो फाइनली क्या आएगा, वीसी प्लस ओमेगा आर। इस पॉइंट की वेलोसिटी, इस पॉइंट की वेलोसिटी ऊपर ओमेगा आर, इधर वीसी, इधर वीसी, इधर ओमेगा आर, इधर वीसी, इधर ओमेगा आर। तो चलो बताओ मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी किस किस के पास है। मिनिमम वेलोसिटी होगी बॉटम मोस्ट के पास, मैक्सिमम वेलोसिटी होगी सबसे टॉप वाले के पास। कितनी होगा मैग्नीट्यूड, वीसी प्लस ओमेगा और ओमेगा और वीसी दोनों बराबर ही हैं, तो 2 टाइम्स वीसी मैक्सिमम वेलोसिटी। इसके पास कितनी होती है, v1 इज इक्वल टू, इस पॉइंट के पास बोलूं या इस पॉइंट के पास बोलूं, दोनों के पास वीसी रूट 2 होती है, ठीक है, और नीचे वाले के पास 0 होती है। समझ रहे हो, कुछ समझ में आ रहा है। इस टाइप से आप वेलोसिटीज पता करते हो, और यहीं से एक इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन का भी कॉन्सेप्ट आता है। वो क्या, चलो बताता हूँ। सो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि एक ऐसा पॉइंट बता दो। मान लिया मैंने कि ये जो रोलिंग की कंडीशन है, बेसिकली रोलिंग जो है आपका वो CTRM है। CTRM मतलब नया कीवर्ड बता दिया मैंने, #CTRM। CTRM मतलब कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन है, मान लिया मैंने। लेकिन अब मुझे एक ऐसा पॉइंट जानना है, समझो ये जेई में तो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन निकालने की भी ज़रूरत पड़ती है। बट अभी हमें इसको एज सच ऊपर से देखना है, समझना है कि क्या होता है, ताकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हम बता पाएँ। ओके, सो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन बेसिकली ये होता है कि एक ऐसा पॉइंट बता दो इस कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशन करने वाली बॉडी में, जिस पॉइंट के अबाउट मैं उस मोमेंट के लिए बोल लूं, इंस्टेंटेनियस यानी उस इंस्टेंट के लिए बोल लूं कि बॉडी बस मात्र रोटेशन कर रही है, कोई इसमें ट्रांसलेशन है ही नहीं। और ऐसे पॉइंट होते हैं कि एक ऐसी बॉडी जो कि ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों कर रही है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होता है जिसके अबाउट हम बोल सकते हैं कि वो मात्र रोटेशन ही कर रही है, उसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं है। और वो कौन सा पॉइंट होता है एक रोलिंग बॉडी में, तो वो पॉइंट होता है उसका बॉटम मोस्ट पॉइंट। एक प्योर रोलिंग कंडीशन वाली जो बॉडी होती है उसमें ये होता है ये वाला पॉइंट। कैसे आप बोल सकते हो, क्योंकि सबसे पहली जो एक रिक्वायरमेंट होती है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, जो कि आई कॉर भी बोलते हैं जिसको, उसके ही होती है कि वो जिस इंस्टेंट पे उसको तुम आई कॉर बना रहे हो या इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन बना रहे हो, उस पॉइंट पे उसके पास तो कोई वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी पहली कंडीशन मेट हो रही है, हाँ भाई अगर प्योर रोलिंग कंडीशन है तो इस पॉइंट की तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं। और अगर इस पॉइंट की कोई वेलोसिटी नहीं है तो मैं मान सकता हूँ पूरी की पूरी जो ये रोलिंग बॉडी, ये बॉडी है ना सर्कुलर बॉडी, इसके अबाउट मात्र एक एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है। और कैसे आप ये जस्टिफाई करोगे सर, अभी बताता हूँ। अभी मान लो पूरी एक ओमेगा से रोटेट कर रही है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, चलो बताता हूँ मैं तुम लोगों को। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी तो हो जाएगी जो भी ये डिस्टेंस है, जो कि 2r और इंटू ओमेगा, सो 2r इंटू ओमेगा, ठीक है सर, मान ली। इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी सर, ये जो डिस्टेंस है और उसके परपेंडिकुलर टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। सो ये डिस्टेंस हो जाएगा मेरा, ये r था, तो ये √2r हो जाएगा, तो हो जाएगी सर √2r ओमेगा, ठीक है। इस पॉइंट की अगर बात करूं मैं सर, तो यहाँ पे होगी ये, इसकी हो जाएगी √2r ओमेगा, ओके सर। और vc की वैल्यू तो r ओमेगा के बराबर ही थी,
मतलब ये हो जाएगा मेरा √2vc, ये हो गया मेरा 2 टाइम्स vc, और ये हो गया मेरा √2 टाइम्स vc। हाँ जी सर बिल्कुल, और ये हो गया 0। अच्छा, ये हो गई वेलोसिटीज, ठीक है। अरे मैंने जब ये देखा यार यही वेलोसिटीज तो इनकी थी, यही वेलोसिटी तो इनकी थी, देख रहे हो वेलोसिटी तो सेम ही है, ये वेलोसिटी सेम, ये दिखाता है कि हाँ जी ये जो पोजीशन है यही मेरी आई कोर की पोजीशन है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन का। ये होता है मेरा प्योर रोलिंग के केस में। कहाँ पे लोकेटेड होता है? उस बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जिसके अबाउट बॉडी प्योर रोलिंग कंडीशन मेंटेन रख रही है। समझ रहे हो? तो ये चीज आप लोगों को समझनी है। कुछ इससे रिलेटेड पॉइंट्स है कि इट इज स्टेशनरी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट में लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी। कुछ कुछ केसेस में आउटसाइड लाई करती, कुछ कुछ में इनसाइड लाई करती, यहाँ तो इंटरफेस पे लाई कर रही थी। द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी अबाउट दिस पॉइंट इज द सेम एज दैट अबाउट इट सेंटर ऑफ मास। बिल्कुल इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो ओमेगा आया है ये वही ओमेगा था ना जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो बॉडी रोटेट कर रही थी उसी में, तो ओमेगा सेम ही रहता है। ठीक है, सो आई सपोज ये इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई बहुत ज्यादा हैवी नहीं था, लेकिन आपको बाय डेफिनेशन ये चीज पता होनी चाहिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। आओ एक्सेलरेशन के साथ भी गेम देख लेते हैं कि हमने वेलोसिटी के साथ तो किया, एक ट्रांसलेटिंग बॉडी ली जिसके पास सारी वीसी वेलोसिटी, एक रोटेटिंग बॉडी ली जिसके पास बस एंगुलर वेलोसिटी, मिक्स कर दिया, इंडिविजुअली पता किया हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या है। ऐसी एक्सेलरेशन के साथ भी करते ना, तो एक्सेलरेशन के साथ क्या होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट की अगर बात करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा स्क्वायर आर क्यों जोड़ रहे हो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां पे एक्सेलरेशन के साथ क्या होता है, दो फ्रेम लिए मैंने, एक विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ली और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ली। सबसे पहले इसका एक थोड़ा सिंपल सा केस बनाता हूं मैं, उसके बाद फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डालेंगे, वरना थोड़ा बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स दिख रहे हैं तो कंफ्यूजिंग हो सकता है। देखो कौन कौन सी दो वेलोसिटीज़ हैं, बॉटम मोस्ट के पास तो सर यहाँ AC हो गई, यहाँ R अल्फा हो गई, और ये कंडीशन क्या है, इसके पास ये AC रही और ये ऐसे अल्फा से मूव कर रहा है। ठीक है सर, तो अब इसके पास कितनी हो जाएगी, इधर हो जाएगी AC प्लस R अल्फा, इधर कितनी होगी, ये हो जाएगा सर R अल्फा, ये हो गया मेरा AC। ठीक है, इधर कितनी होगी, ये हो गया सर R अल्फा और ये हो जाएगी मेरी AC। ठीक है, तो नेट रिजल्टेंट कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो ज़रा, यहाँ पे तो नेट रिजल्टेंट सर यही होगा, यहाँ पे नेट रिजल्टेंट यहाँ आएगा, यहाँ पे तो 0 हो गया, यहाँ पे नेट रिजल्टेंट इधर आएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्योंकि AC और R अल्फा बराबर हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स AC, इनके मैग्नीट्यूड की बात करो 2 टाइम्स AC हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जो नेट मैग्नीट्यूड वो √2 टाइम्स AC है कि नहीं, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे भी √2 टाइम्स AC, बिल्कुल सही। तो ये हो गया एक नॉर्मल कंडीशन जिसमें मैंने रोटेशनल एंगुलर एक्सेलरेशन और सेंटर के पास जो एक्सेलरेशन उसको काउंट किया। अब देखो यहाँ पे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो और ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में तो है, ठीक है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स की बात कर रहे हो और वो सर्कल में तो मूव कर ही रहे हैं ना, देखो फुल ऑन सर्कल में, तो एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो होगी ना बॉस, होगी कि नहीं होगी, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, डेफिनेटली होगी। तो यहाँ पे बस वही है, जब तुम देखते हो तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को तुम्हें कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कंसिडर करना पड़ता है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को अगर कंसिडर कर दोगे तो यहाँ पे देखो क्योंकि सेंटर की फ्रेम से देख रहे हैं तो इसमें AC कहीं कंसिडर नहीं हो रहा, यहाँ बस क्या कंसिडर हो रहा है, एक अल्फा R और ओमेगा स्क्वायर R। ठीक है, यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर R और अल्फा R, यहाँ पे अल्फा R और ओमेगा स्क्वायर R, ओमेगा स्क्वायर R और अल्फा R, दैट्स इट, किसी भी पॉइंट पे। और अगर ग्राउंड की फ्रेम से देखोगे तो प्योर रोलिंग, क्योंकि देखो सेंटर ऑफ मास की फ्रेम से देख रहे हो तुम्हें क्या दिख रहा है, बस ऐसे गोल गोल घूम रही है। ठीक है, तो उनके पास एक अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन तो इसलिए R अल्फा होगा, और एक ओमेगा स्क्वायर R तो है, वरना गोल गोल कैसे घूमेगी। अगर एक ओमेगा स्क्वायर R, दुनिया में कोई भी चीज हो सर्कल में अगर उसे मूव होना हो तो सेंटर की तरफ एक फोर्स जरूरी है, एंड दैट शुड बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर R। ओके, आई सपोज यू आर गेटिंग इट। नाउ ग्राउंड की फ्रेम से देखेंगे तो ग्राउंड की फ्रेम से वो जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वो भी काउंट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे AC प्लस R अल्फा और ओमेगा स्क्वायर R, यहाँ पे AC R अल्फा इधर आएगा, इन दोनों का जो अभी रिजल्टेंट निकाला, और ओमेगा स्क्वायर R, यहाँ पे AC R अल्फा और ओमेगा स्क्वायर R, इस पॉइंट का AC R अल्फा और ओमेगा स्क्वायर R। तो यहाँ पे आप ये जरूर बोल सकते हो कि क्या सेंट्रल पॉइंट की एक्सेलरेशन 0 होती है। देखो सेंट्रल पॉइंट की एक्सेलरेशन 0 तो नहीं बोल सकते, ठीक है, ग्राउंड की फ्रेम से, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर R तो है, ओमेगा स्क्वायर R तो है, वेलोसिटी डेफिनेटली 0 है, वेलोसिटी डेफिनेटली 0 है, बट एक्सेलरेशन 0 नहीं है। और एक्सेलरेशन 0 नहीं है तभी तो उसके अगले ही मोमेंट पे अगर एक्सेलरेशन भी 0 वेलोसिटी 0 तो वहीं ठप पड़ जाएगा ना मामला।
वो पॉइंट तो फिर आगे ना बढ़ेगा ना पीछे बढ़ेगा, लेकिन ओमेगा स्क्वायर आर तो है, और ओमेगा स्क्वायर आर है इसलिए वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। यहां से उसका अगला मोशन कहाँ होता है? ऊपर की तरफ ही होता है, क्योंकि देखो ओमेगा स्क्वायर आर ये रही, जैसे ही थोड़ा सा इधर जाता है ओमेगा स्क्वायर आर थोड़ी चेंज हो जाती है, फिर यहाँ लगने लगती है, यहाँ लगने लगती है तो थोड़ा और इधर होता है। इसी हिसाब से उसका मोशन कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ जैसे दिखाया ये जो मोशन था ना, इसीलिए तो था क्योंकि यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, एक्सेलरेशन लेकिन ऊपर की तरफ है। हालांकि बहुत हैवी लेवल की बातें हो रही हैं, हम इस लेवल पे ना जाएं। ऑल इन ऑल हम बस ये समझें कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होता है उसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी जीरो होती है। किस केस में? प्योर रोलिंग के केस में। लेकिन हम जो प्योर रोलिंग की कंडीशंस क्रिएट करेंगे उसमें हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशंस को जीरो ही मानेंगे। ठीक है, अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, अभी क्वेश्चंस देखोगे समझ में आ जाएगा। ओके, चलो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोलिंग बॉडी की बात करते हैं। अब अगर बॉडी अगर रोल कर रही है तो उसके पास ट्रांसलेशन मोशन है और रोटेशनल मोशन है, तो भाई काइनेटिक एनर्जी दोनों होंगी। हाँ जी, मैंने कब मना किया? आपके पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी भी होगी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी। ठीक है, ये दोनों का जो समेशन होगा वही आपकी फाइनल टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो हाफ mvc स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ऑल्टरेशन कैसे कर सकते हो कि सपोज तुम्हें मान लो पूरा का पूरा एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स ओमेगा स्क्वायर में चाहिए, या तुमको एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में चाहिए, तो तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको ओमेगा स्क्वायर आर लिख दिया तुमने, एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर लिख दिया, ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया और आई सी प्लस एम आर स्क्वायर। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि आई सी की जगह क्या लिख दें, आई सी की जगह हम लिख देते हैं एम के स्क्वायर। ठीक है, आई सी की जगह सिंस आई सी इज इक्वल टू एम इंटू के स्क्वायर। के स्क्वायर क्या है मेरा? के स्क्वायर होता है मेरा रेडियस ऑफ गायरेशन, राइट? के स्क्वायर होता है मेरा रेडियस ऑफ गायरेशन, जहां पे के हो गया मेरा रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, ओके। सो आईसी इधर रख दो, आईसी इधर रख दो, और अब जरा निकालने की कोशिश करो, इसी में इधर रखना है, इस पे रिप्लेस करो। देखो कितना हो जाएगा, टोटल काइनेटिक एनर्जी मेरी हो जाएगी हाफ एम वी सी स्क्वायर प्लस हाफ एम के स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर की जगह मैं क्या रखूंगा, वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ठीक है, यहां से हाफ एम वी स्क्वायर बाहर निकालो, तो हाफ एम वी सी स्क्वायर बाहर आ गया, और फाइनली अंदर कितना रह जाएगा, अंदर रह जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। इस तरीके से भी आप काइनेटिक एनर्जी को समझ सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन जो भी क्वांटिटी दी है आपको समझना है। अल्टीमेटली मेन गेम तो ये समझना है, काइनेटिक एनर्जी इज द समेशन ऑफ रोटेशनल प्लस लीनियर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है सर। अच्छा, एक और चीज, आईसी प्लस एम आर स्क्वायर अब क्या होता है? आईसी प्लस एम आर स्क्वायर की जरा बात करते हैं। तो मान लो एक रोलिंग बॉडी है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, यहाँ पे आईसी जो था वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास ही था, राइट? तो इसके अबाउट पता है आईसी। अब इसी के पैरेलल ये एक्सेस रही, तो क्या मैं इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ? हाँ जी बिल्कुल, आई की वैल्यू जो हो जाएगी आईसी प्लस एम आर स्क्वायर होगी, राइट? सो इस आईसी प्लस एम आर स्क्वायर की जगह मैं आई रख देता हूँ, तो फाइनली कितना आ जाता है, आई ओमेगा स्क्वायर। मतलब लेकिन आई नॉट किसके अबाउट होता है? पॉइंट इस लोअर मोस्ट पॉइंट ओ अगर नाम दे रहे हो तो, ठीक है, उसके अबाउट होता है। ओके सर, ठीक। एंगुलर मोमेंटम बताओ जरा रोलिंग बॉडी का। इसके बारे में ऑलरेडी बात कर चुका हूं कि अगर एंगुलर मोमेंटम मुझे बॉडी का निकालना है जो कि ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन दोनों कर रही है अबाउट ग्राउंड की फ्रेम से, तो बीच में मैं सेंटर ऑफ मास का फ्रेम डालूंगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों का वेक्टर सम होगा तभी आंसर आता है। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा? सो बॉडी ये रही, वो हो जाता है आई ओमेगा, ये हो जाता है आई ओमेगा, और एंगल ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो जाता है आर क्रॉस पी। ठीक है, प्रीवियस सेशन प्लीज डू हैव अ लुक। मैं बार बार नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, टाइम की कमी है, क्योंकि मैं इसी को दोबारा समझाने लगा तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। पुराना सेशन देखिए, एंड में उसके मैंने एंगुलर मोमेंटम कंबाइंड रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन में बताया हुआ है। तो बस वही सेम लगा है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ आई ओमेगा बेसिकली क्या है? एलसीएम है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास आई ओमेगा हो जाएगा, और उसके बाद फिर ये आर क्रॉस पी, ये रहा, वही बताया एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एंटायर बॉडी इस तरीके से निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके सर, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, स्फीयर रोल्स विदाउट स्लिपिंग ऑन विदाउट स्लिपिंग का मतलब रोल्स विदाउट स्लिपिंग का मतलब प्योर रोलिंग होता है। ठीक है, ये होता है मेरा प्योर रोलिंग ऑन अ रफ सरफेस विद द सेंटर ऑफ मास हैविंग अ कांस्टेंट स्पीड v नॉट।
इफ द मास ऑफ द स्फीयर इज स्मॉल m एंड इट्स रेडियस इज कैपिटल R, अगर मैं बोल रहा हूँ मास जो स्फीयर का वो स्मॉल m है और रेडियस उसका कैपिटल R है, देन फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम है, हाँ जी है बिल्कुल। अब प्योर रोलिंग कंडीशन हो रही है, इसका कांस्टेंट स्पीड v0 है और इसके पास एक एंगुलर वेलोसिटी होगी, कितनी हो जाएगी ओमेगा, और v0 इज इक्वल टू r ओमेगा होगा बिल्कुल। तो पता करना है फाइंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द स्फीयर अबाउट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके अबाउट बॉडी का एंगुलर मोमेंटम पता करना, मतलब एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट पॉइंट P। ठीक है, कैसे करोगे? सेंटर ऑफ मास लाओ, सेंटर ऑफ मास लाओ, सेंटर ऑफ मास लाओ, मतलब पॉइंट क्या है वो ग्राउंड ही है यार। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, अभी कर देता हूँ। एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या है? एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या है? तो बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास तो आई ओमेगा है, और ओमेगा किस डायरेक्शन में? क्रॉस डायरेक्शन में। ओमेगा किस डायरेक्शन में है? क्रॉस डायरेक्शन में है। सो आई इंटू ओमेगा, और ये क्रॉस में है। ठीक है, क्रॉस का एक्चुअल में डायरेक्शन क्या होता है? अगर जैसे मान लो यहाँ पे एक्स वाई जेड एक्सिस दे देते, ये मान लो ये बोलते ये एक्स है, ये वाई है, और जो जेड होगी उस हिसाब से आप समझ लेना। तो जेड क्या होती है? एक्स लेफ्ट हैंड का एक्स वाई, जेड पॉजिटिव जेड बाहर की तरफ होगी, नेगेटिव इधर। तो अब पूछ रहे हैं तुमसे जे कैप आई कैप के फॉर्म में। तो देखो क्रॉस मतलब होता है इनटू द प्लेन, समझ रहे हो? क्रॉस मतलब क्या होता है? प्लेन के अंदर जाने वाला। अगर ये एक्स है, ये वाई है, तो जो प्लेन से बाहर निकलने वाला होगा वो क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव जेड हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस अंदर जाने वाला क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव जेड हो जाएगा। क्रॉस का मतलब अंदर जाने वाला, मतलब आई ओमेगा किसकी तरफ है? नेगेटिव जेड की तरफ है। ठीक है, ओके। साथ ही साथ एंगुलर मोमेंटम ऑफ पॉइंट ऑफ द सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। तो सेंटर ऑफ मास को देखना, सेंटर ऑफ मास के पास तो वेलोसिटी बस v0 है, इसके अबाउट कैसा मोशन होगा? उसका भी क्लॉकवाइज ही होगा, तो वो हो जाएगा m v0 इंटू आर परपेंडिकुलर कितना है? r ही है। ठीक है सर, और स्फीयर दे दिया है, लेकिन ये नहीं बताया स्फीयर सॉलिड है या हॉलो है। हम सॉलिड मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2/5 mr²। देखो नहीं दिया तो सॉलिड ही मानते हैं वैसे। ठीक है, ओमेगा की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? v0/r, बिल्कुल रख सकते हो आप, v0/r प्लस mv0r। एक r से एक r कैंसिल, 2/5 में एक जोड़ोगे तो 7/5 आ जाएगा। तो फाइनली एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी अबाउट पॉइंट P आ रही है मेरी 7/5 mv0r। ठीक है, देखो निकाल दिया मैंने आंसर। ठीक है, इतना इजीली निकाला, इस तरीके से निकालते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिंपल एज दैट। क्लियर है? आई सपोज सबको क्लियर। आओ फटाफट इस कॉन्सेप्ट को ही समझते हैं, इसमें ज़्यादा हम डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बस बेसिकली आपको एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट ये बताना चाहूँगा। इसमें क्या होता है, जो ग्राउंड का कॉन्सेप्ट रहता है ना, ग्राउंड में क्या रहता था कि इस पॉइंट P की वेलोसिटी, इस पॉइंट P, ये पॉइंट P था मेरा, तो इस पॉइंट P की जो वेलोसिटी होती थी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वो 0 होती थी। यहां पे क्या हो जाएगा? सपोज ये मेरा सरफेस है, ये सरफेस है ना मेरा, और ये पॉइंट P है, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू सरफेस 0 हो जाती है। समझ रहे हो? और इसमें फिर वापस मैं पहले तो ग्राउंड का फ्रेम डालता हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सरफेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 0 होता है। फिर इसमें वापस सेंटर ऑफ मास डालता हूँ। तो मतलब बेसिकली यहाँ पे होता क्या है कि जो मेरा वो आया था ना VC माइनस आर ओमेगा, वो पहले 0 के बराबर था, अब VC माइनस आर ओमेगा किसके बराबर होना चाहिए? वेलोसिटी ऑफ सरफेस विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के बराबर होना चाहिए, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है उसके बराबर होना चाहिए। बस इतना ही समझाना चाह रहा था, और कुछ नहीं, इसमें हम ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, इट्स नॉट इन नीट। ओके, ठीक है सर। रोलिंग ऑन एन इंक्लाइन सरफेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, टाइम से रिलेटेड, एक्सेलरेशन से रिलेटेड, वेलोसिटी से रिलेटेड, तो उनको जरा फटाफट देख लेते हैं कैसे कैसे होती हैं। सबसे पहले तो जरा इसका स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो होता क्या है कि यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, बॉडी पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? तो सबसे पहले तो देखो सर एक mg लग रहा होगा, और mg के साथ साथ एक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, मैंडेटरी है। फ्रिक्शन नहीं होगा, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस है ना, तो यहाँ पे प्योर रोलिंग हो ही नहीं सकती। एक बात याद रखना, फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो प्योर रोलिंग नहीं हो सकती। अब इस चीज़ को जरा हॉरिजॉन्टल लेवल पे बनाता हूँ मैं, तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे बनाता हूँ। यहाँ पे क्या लग रहा है? ये वाला फोर्स, जो कि कितना है
ये थीटा था, ये 90 माइनस थीटा, थीटा सो mg cos थीटा mg sin थीटा, तो ये हो गया मेरा mg cos ऑफ थीटा। ऊपर की तरफ लगेगा नॉर्मल फोर्स, इधर लगेगा mg sin ऑफ थीटा, और इधर लगेगा मेरा पीछे की तरफ क्या, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अब पॉइंट सिंपली ये है, पॉइंट सिंपली ये है कि अच्छा सॉरी, सेंटर में थोड़ी लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, यहाँ थोड़ी लग रहा है, फ्रिक्शन तो नीचे लग रहा है ना, फ्रिक्शन यहाँ लग रहा है। सेंटर पे लगेगा तो फिर फ्रिक्शन का कोई काम ही नहीं है क्योंकि यहाँ लगेगा तभी तो एक टॉर्क देगा। देखो अब यहाँ पे बेसिकली करना क्या रहता है, दो तरीके से मोशन को एनालाइज करना है। ये यहाँ पे आपका प्योर रोलिंग की कंडीशन है, तो सबसे पहले तो ये अज्यूम कर लो बॉस कि एक एक्सेलरेशन है इसके पास, तो ठीक है सर ये मान ली, ये हो गई AC, साथ ही साथ एक अल्फा मानो, तो ठीक है ये मान ली मैंने, ये हुई अल्फा। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या करना है सर, नेक्स्ट चीज़ आपको ये करना है, इक्वेशंस लिखनी है। तो सेंटर ऑफ मास को आगे की तरफ कौन बढ़ाएगा, सेंटर ऑफ मास को आगे की तरफ बढ़ाएगा सर mg sin थीटा, mg cos थीटा नॉर्मल तो कुछ नहीं करेंगे, तो mg cos थीटा है, आगे की तरफ बढ़ाएगा, और रोकेगा कौन, F, क्योंकि पूरी बॉडी पे देखो mg sin थीटा आगे बढ़ा रहा है, F रोक रहा है। तो यहाँ से एक इक्वेशन तो ये बन जाती है कि mg sin ऑफ थीटा माइनस F इज इक्वल टू m इंटू AC। हाँ जी बिल्कुल सही लिखा आपने, एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, ओके दूसरी इक्वेशन बनाऊंगा नेट टॉर्क से, कि एक अल्फा तो है ना, यानी कि कोई टॉर्क तो दे रहा होगा, mg sin थीटा दे सकता है, कतई नहीं, नॉर्मल दे सकता है, कतई नहीं, mg cos थीटा दे सकता है, कतई नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहे हैं और इसी के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो ये इनकी तीनों की वजह से टॉर्क 0 एक दे सकता है बस F, इसीलिए बोला था F होना जरूरी है, बिना F के वो चलेगा ही नहीं कभी। तो F एक टॉर्क प्रोवाइड करेगा, और F की वजह से टॉर्क कितना हो जाएगा, F की वजह से टॉर्क हो गया F इंटू R, किस डायरेक्शन में, F इसके अबाउट ऐसे लग के क्लॉकवाइज ही घुमा सकता है, तो क्लॉकवाइज है, और अल्फा भी मेरा क्लॉकवाइज है। ठीक है, सो FR हो जाएगा मेरा I इंटू अल्फा के बराबर। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। इस R को यहाँ ले जाओ, दोनों को जोड़ दो, FF कैंसिल हो जाएगा और आपके पास एक रिलेशन आ जाएगी। कैसे, देखो बताता हूँ, इसको ये लिख लो, F विल बी इक्वल टू I अल्फा बाय R। अब दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दोगे तो देखो F से F कैंसिल हो जाएगा, mg sin थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ लिखता हूँ, mg sin थीटा विल बी इक्वल टू m इंटू AC प्लस I अल्फा बाय R। अभी क्योंकि प्योर रोलिंग की कंडीशन है, प्योर रोलिंग की कंडीशन तो है ना, राइट, ये प्योर रोलिंग की कंडीशन है, सो फॉर प्योर रोलिंग AC की जो वैल्यू होगी वो R अल्फा के बराबर होगी। यस सर बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या मैं अल्फा की जगह AC बाय R लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, और I को भी मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, चलो पहले अल्फा लिख देता हूँ। अब क्या करूँगा मैं, m इंटू AC प्लस I की जगह लिखूंगा मैं m इंटू के स्क्वायर, और अल्फा के क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ गायरेशन, और अल्फा की जगह क्या रखूंगा, AC अपॉन R। ठीक है, ओके सर सही है, बिल्कुल सही, सही है क्या, अल्फा I अल्फा बाय R था, एक और आ रहेगा, एक और आएगा ना यहाँ पे, I अल्फा बाय R था, दोनों को जोड़ा ना, तो mg sin थीटा MAC प्लस I अल्फा बाय R, वो यहाँ लिख दिया। ठीक है, ओके परफेक्ट। अब देखो ये हो गया मेरा mg sin ऑफ थीटा, m कैंसिल, AC कॉमन लेने का, और g sin थीटा हो जाएगा मेरा AC 1 प्लस के स्क्वायर बाय R स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली तुम लोग को, एक बहुत मजेदार चीज, कि AC मैंने निकाल दी, AC की जो वैल्यू आ रही दैट इज टर्निंग आउट टू बी g sin थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय R स्क्वायर। अब देखो, अब दिखाऊंगा जादू भाई, K की वैल्यू बताओ मेरे को, रेडियस ऑफ गायरेशन किसका सबसे ज्यादा होता है, किसका सबसे कम होता है। अगर मैं इसकी बात करूं, क्या नाम है, रिंग की, तो रिंग के लिए K की वैल्यू होती है R के बराबर। ठीक है, डिस्क की बात करूं, डिस्क के लिए होती है K की वैल्यू R बाय √2 के बराबर। ठीक है, अगर मैं हॉलो सिलेंडर, देखो ये आपका हॉलो सिलेंडर के लिए वैलिड है, और ये सॉलिड सिलेंडर के लिए वैलिड है। ठीक है, ये हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर दोनों के लिए वैलिड है। हॉलो स्फीयर की अगर बात करूं, हॉलो स्फीयर, तो हॉलो स्फीयर हो जाता है आपका K की वैल्यू √2/3 इंटू R। ठीक है, और अगर मैं सॉलिड स्फीयर की बात करूं तो ये हो जाता है K की वैल्यू √2/5 इंटू R। रीजन ये है पता करने के कि यहां से देखो एक मजेदार चीज बताने वाला हूं कि एक्सेलरेशन
बॉडी रोल कर रही है नीचे की तरफ प्योर रोलिंग कंडीशन में। अब एक्सेलरेशन मेरे पास राउंड ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, या तो रिंग होगा या होलो सिलेंडर होगा, या तो डिस्क होगा होलो या सॉलिड सिलेंडर होगा, और या तो फिर होलो स्फीयर होगा सॉलिड स्फीयर होगा। गोल ऑब्जेक्ट में यही 4 आते हैं, इसके अलावा तो और कोई नहीं होंगे, टेंशन मत लेना, और आएगा भी नहीं कोई, ठीक है। एक लैमिनेट डिस्क ऐसा कुछ डिस्क नहीं दे देंगे तो तुम्हें समझ भी नहीं आए, तो यही हो सकता है। अब इसमें बताओ सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़े के की वैल्यू किसके पास है। देख के तो सर ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़े के की वैल्यू तो इसके पास है, तो ये फर्स्ट रैंक पे आ गया बिल्कुल। सेकंड रैंक पे कौन सा आ रहा है, अब बताओ सेकंड रैंक पे कौन सा आ रहा है, मेन पॉइंट तो ये। तो सर सेकंड रैंक पे पता करने के लिए वैसे सेकंड रैंक पे सबसे जो छोटा होता है वो ये आता है, ठीक है, सबसे छोटा ये है, दिस इज द फोर्थ। उसके बाद आती है वैल्यू, अंदर निकाल के देख लेते हैं यार, mr²/2 ना, r/2 ये 0.5 हो जाता है, दिस टर्न्स आउट टू बी 0.67, राइट, 1/√2, ये 0.5 का अंडर रूट है, ये हो गया 0.6 का अंडर रूट, और ये हो गया 0.4 का अंडर रूट। तो फर्स्ट तो ये हो गया, उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाएगा 0.6 का अंडर रूट, ये सबसे बड़ा, ये सेकंड नंबर पे आता है, फिर ये थर्ड नंबर पे आता है, और ये फोर्थ पे आता है। समझ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये हो गया के की ऑर्डर। तो भाई के की ऑर्डरिंग से ये समझ सकते हो कि AC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वैल्यू ऑफ के। जिसका के सबसे ज्यादा होगा उसका AC सबसे कम होगा, ठीक है। सो के सबसे ज्यादा किसका है, रिंग का। तो AC, अगर मैं AC की बात करूं, सो A जो रिंग का होगा वो सबसे छोटा होगा, दैट्स गोइंग टू बी द लीस्ट। रिंग के बाद किसका नंबर आएगा, रिंग के बाद आएगा होलोस्फीयर का, समझ रहे हो। फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, डिस्क का, या फिर सॉलिड सिलेंडर, और लास्ट में आता है सॉलिड स्फीयर का, ठीक है। एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा किसकी होती है, सॉलिड स्फीयर की, और एक्सेलरेशन उसकी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उसका टाइम सबसे कम होता है, वो भी अपन बात करते हैं। तो इसी से रिलेटेड, और वेलोसिटी, आप फाइनली पहुंच के वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी, तो इन्हीं से रिलेटेड आगे की बातें हैं, वो देखो क्या है, बता रहा हूं कि अब सबसे पहले तो मैं देखूंगा वेलोसिटी एट द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन। अब वेलोसिटी देखने के लिए सबसे पहले एक्सेलरेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन देख लिया, हाँ जी सर, एक्सेलरेशन देख लिया, बिल्कुल, g sin थीटा 1 + k² + r²। अब एक्सेलरेशन देख लिया तो v² = 2s, v² - u² = 2s से रिलेट कर लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0, तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी, s की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। रोलिंग के बाद वेलोसिटी आ रही है मेरी √2gh/1 + k²/r², या फिर h की जगह, h क्या था, h क्या था मेरा, सो h अगर मेरी हाइट ये है, h अगर मेरी हाइट ये है, तो s की वैल्यू क्या मैं बता सकता हूँ थीटा के साथ, बिल्कुल बता सकता हूँ, अवश्य बता सकता हूँ। तो s में बता दूंगा इन टर्म्स ऑफ h, और वहां से आप ये लिख सकते हो, ठीक है। यहां से भी आप देख सकते हो कि फाइनली जब नीचे पहुंच रहे हैं तो सबसे ज्यादा लीनियर वेलोसिटी किसके पास है, सबसे ज्यादा लीनियर वेलोसिटी किसके पास है, तो सबसे ज्यादा लीनियर वेलोसिटी उसके पास होगी जिसके पास सबसे छोटा के होगा। सबसे छोटा के किसके पास था, सबसे छोटा के था सॉलिड स्फीयर के पास। तो यहाँ पे भी वही केस आता है, हाँ, कि जो रिंग की है सबसे छोटी होगी, फिर उसके बाद हॉलो स्फीयर, फिर उसके बाद डिस्क, फिर उसके बाद मैक्सिमम होती है सॉलिड स्फीयर की, ठीक है। ओके सर, ठीक है, ये केस आ जाता है। फिर टाइम की बात कर लेते हैं। अब टाइम में देखो s = ½ at², सो यहाँ से t इनवर्सली रिलेटेड है किसके, a के। t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनवर्सली रिलेटेड टू a। अब ये इनवर्सली रिलेटेड टू a, तो इसलिए वो डायरेक्टली रिलेटेड टू क्या आ जाता है, ये इनवर्सली रिलेटेड टू k था a से, तो अब ये डायरेक्टली रिलेटेड टू क्या आ गया, मतलब जिसका के सबसे ज्यादा उसका टाइम सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा टाइम किसका लगता है, सबसे ज्यादा टाइम लगता है रिंग का, मतलब लीस्ट k/r², मतलब सबसे ज्यादा टाइम की अगर बात करूं, सबसे ज्यादा टाइम लगेगा रिंग को, मतलब जल्दी नहीं पहुंचेगा, बहुत लेट पहुंचेगा रिंग। फिर उसके बाद लगेगा किसको, होलोस्फीयर को, फिर उसके बाद लगेगा डिस्क को, और फिर सबसे जल्दी पहुंच जाता है कौन, सॉलिड स्फीयर। ये है पूरा प्रोसेस, ठीक है। तो आई वांट यू ऑल टू रिमेंबर देम, ठीक है। इन सारी चीजों को आप याद रखोगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इस हिसाब से निकाल सकते हैं। आई सपोज दिस इज क्लियर, एंड इससे कुछ है नहीं। तो आओ फटाफट जरा कुछ पुराने साल के नीट के क्वेश्चंस करते हैं इस बेसिस पे। सो टू डिस्क्स ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट द रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर and perpendicular to the plane of the disk with angular velocities ω1 and ω2, they are brought into contact face to face.
कोइंसाइडिंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, द एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेसेस। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और किस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे, ठीक है, ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे। थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन इजी है, टेंशन मत लेना। देखो होत क्या रहा है इसमें, बोला यार दो डिस्क थी, अलग अलग एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा 1 ओमेगा 2, दोनों मूव हो रही थी, लाके चिपका दिया। अब भाई लाके चिपका दिया तो केस ये बना कि एक ने दूसरे वाले फ्रिक्शन लगाया, उतना ही फ्रिक्शन पिछले वाले ने पहले वाले पे लगाया, तो जो भी फ्रिक्शन था उन दोनों के बीच में लगा, ठीक है। इंडिविजुअली इन दोनों पे एक नेट एक्सटर्नल टॉर्क लगा, बट सिस्टम की बात करूंगा तो नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो। अब सिस्टम पे अगर नेट एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम तो चेंज होगा नहीं, तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो वही केस आ जाता है कि सिंस ताउ नेट इज इक्वल टू जीरो, सो केस क्या बना कि एंगुलर मोमेंटम विल रिमेन कंजर्व्ड, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व रहेगा तो क्या केस बनता है कि आई ओमेगा वन इनिशियली जो था आई ओमेगा 1 प्लस आई ओमेगा 2 बाद में, और दोनों ऐसे मिक्स हो जाएंगे कि बाद में सेम कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव करेंगे। सो सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, तो आई ले लिया। सो आई ओमेगा प्लस आई ओमेगा, तो यहां से क्या मैं निकाल सकता हूं ओमेगा की वैल्यू, बिल्कुल सर, ये 2i ओमेगा हो जाएगा और आई से आई तो कैंसिल हो जाएगा। सो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 बाई 2, ये आ गई मेरी फाइनली जो कॉम्बिनेशन रहेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी। अब पूछ रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस, लॉस इन एनर्जी कितना हुआ, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो थी मेरी थी हाफ ऑफ आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई ओमेगा 2 स्क्वायर, ठीक है। फाइनली कितनी हो गई, फाइनल होगी हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा 1। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई प्लस आई 2i हो जाएगा, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा ना। सो ये हो गया हाफ ऑफ 2i इंटू जो कंबाइंड एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। सो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। आई सपोज दिस इज क्लियर। अच्छा, 2 का होल स्क्वायर यानी 4, ओके। अब देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है यार, इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 स्क्वायर बाय 4। चलो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो पहले तो इसको ज़रा सिंप्लीफाई करके लिख लेता हूँ, ठीक है। सो हो जाएगा ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ओमेगा 1 ओमेगा 2, ठीक, इंटू आई होल डिवाइडेड बाय 4, होल डिवाइडेड बाय 4। अब देखो मजे की बात क्या है, मजे की बात ये है कि जो चेंज आएगा मेरा फाइनल और इनिशियल में, अब देखो आई ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस आई ओमेगा 1 2 स्क्वायर हो गया, यहाँ पे क्या आ रहा है आई ओमेगा 1 स्क्वायर बाय 4 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर नीचे 2 और 2 मल्टीप्लाई करो, इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूं मैं, 2 और 2 नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 2 मल्टीप्लाई करेंगे, सेम गोज ओवर हियर। तो यहाँ पे 2i1 ओमेगा स्क्वायर बाय 4 नेगेटिव में, और यहाँ पे i ओमेगा 1 स्क्वायर बाय 4, तो कितना बच जाएगा माइनस हाँ जी माइनस आई ओमेगा 1 स्क्वायर बाय 4 बचेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डेल्टा के निकाल रहा हूँ, डेल्टा के मतलब काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अगर नेगेटिव आती है तो क्या हुआ, लॉस हुआ है, अगर ये चीज़ नेगेटिव आई तो लॉस हुआ है, और अगर ये चीज़ पॉजिटिव आई तो क्या हुआ है, गेन हुआ है। देख के तो ये लग रहा है नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोल दिया ना, द एक्सप्रेशन फॉर लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब देखो फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसमें से इसको घटाओगे तो 2i1 स्क्वायर बाय 4 है, और ये i1 स्क्वायर बाय 4 है, तो इसमें से इसको घटाओगे तो माइनस i1 स्क्वायर बाय 4 बचेगा। सेम गोज ओवर हेयर, माइनस आई ओमेगा 2 स्क्वायर बाय 4, सो माइनस आई ओमेगा 2 स्क्वायर बाय 4, और यहाँ पे बच जाएगा 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2 आई बाय 4 इसलिए रख रहा हूँ
बाय 4। अब देखो I/4 वापस कॉमन ले लो, नेगेटिव के साथ कॉमन ले लो, नेगेटिव के साथ कॉमन ले लो, तो नेगेटिव ऑफ I/4 ω1 स्क्वायर प्लस ω2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ω1 ω2। अब ये वापस आइडेंटिटी बन गई ω1 माइनस ω2, ठीक है। सो फाइनली कितना आ गया, डेल्टा क्या आ गया मेरा, नेगेटिव ऑफ I ω1 माइनस ω2 होल स्क्वायर बाय 4। तो नेगेटिव क्या दिखा रहा है, लॉस है, और फाइनल वैल्यू कितनी आ रही है, फाइनल वैल्यू I ऑफ ω1 माइनस ω2 होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। आई सपोज दिस इज क्लियर। थोड़ा कैलकुलेटिव था बट आया तो है नीट 2017 में, ठीक है। सो यू शुड बी नोइंग, अगर कर लोगे तो बहुत ईजिली आप आंसर निकाल सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 objects, A a solid sphere, B a thin circular disc and C a circular ring, each have the same mass m and radius r। ठीक है, सबके पास सेम मास m है, सेम रेडियस r है। they all spin with the same angular speed omega about their own symmetric axis। ठीक है, सब जो है सेम एंगुलर स्पीड ओमेगा से स्पिन करते हैं about their own symmetric axis। the amounts of work required to bring them to rest would satisfy the relation। ठीक है, तीनों के पास क्या था, सेम एंगुलर स्पीड थी, सेम एंगुलर स्पीड थी, और तीनों के पास सेम मास m था, रेडियस r था। मास सेम है, रेडियस r है, इसका मतलब ये नहीं है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर अलग अलग है। सॉलिड स्फीयर है तो इसका I कितना हो जाएगा, SS का हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर। ये थिन सर्कुलर डिस्क है, इसका कितना हो जाएगा, I डिस्क का mr स्क्वायर बाय 2। और रिंग की बात करूं तो इधर हो जाएगा IR mr स्क्वायर। सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा इसका है, फिर किसका है, फिर इसका है, सबसे कम किसका है, इसका है, ठीक है। दे ऑल स्पिन विद सेम एंगुलर स्पीड। बताओ जरा द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देम टू रेस्ट, रेस्ट पे लाना है, किसमें सबसे ज्यादा वर्क लगेगा। वर्क एनर्जी थ्योरम हम यूज करेंगे सर, और वर्क एनर्जी थ्योरम से देखिए कैसे आंसर आएगा, डेल्टा के इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। ठीक है, अब आप जिस भी फोर्स से वर्क करवाना चाहो करो, हमें तो डेल्टा के से मतलब है, और ये बस रोटेट कर रहे हैं क्योंकि एंगुलर स्पीड का कॉन्सेप्ट दिया है। तो डेल्टा के कितना हो जाएगा, चल डेल्टा के हो जाएगा, फाइनली तो रेस्ट पे लाओगे, इनिशियली जितना है उतना है, तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बेसिकली कितने हो जाएंगे, हाफ I ओमेगा स्क्वायर। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस। अब जिसका ओमेगा तो सेम है, हाफ की वैल्यू तो कोई चेंज ही नहीं कर सकता है, तो मैथ्स का है और हम तो नीट वाले हैं। तो I जिसका सबसे ज्यादा होगा उसमें सबसे ज्यादा वर्क लगेगा। I सबसे ज्यादा किसका है, रिंग का है, तो रिंग में सबसे ज्यादा वर्क लगेगा, तो WC सबसे ज्यादा होगा, फिर WB होगा, फिर WA होगा। सिंपल सी चीज है, किसमें ये चीज एस्टैब्लिश्ड हो रही है, ये चीज एस्टैब्लिश्ड हो रही है ऑप्शन नंबर C में। सो देख लो सिंपल सी चीज, आंसर है C, ठीक है, सिंपल सा C। So WC is going to be the greatest, WB is going to be the in the intermediate range and WA is going to be the least. Okay, I suppose it is clear। देख के आंसर आने वाला था, फॉर्मुलेशन पता होना चाहिए, वर्क एनर्जी थ्योरम जैसे मैंने बताया आपको पता होना चाहिए, आप आंसर निकाल दोगे, ठीक है। ओके सर, 2018 में आया हुआ है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट वन। तो इसके साथ हम आज के सेशन को एंड करते हैं। क्वेश्चंस आई नो थोड़े कम हो रहे हैं क्योंकि यार हमने जो एक स्टैंडर्ड टाइमिंग देख रखा है हम उसमें कंप्लीट करना चाह रहे हैं, बट डोंट वरी, संडेज को हम लाइव आएंगे और उसमें धड़ल्ले से जितने ज़्यादा लाइव क्वेश्चंस कर सकते हैं हम लाइव चैनल पे, आप लोग प्लीज़ आइएगा संडेज को, एंड वहाँ पे हम लाइव आएंगे एंड सारे PYQs, सारे के सारे PYQs जितने भी हमने सिलेबस, जितना भी हमने चीज़ें अभी तक पढ़ ली हैं उनसे रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs और नए नए कॉन्सेप्ट की PYQs, सबसे ट्रबलिंग वाले जो आए हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द वीकेंड, वी विल बी मीटिंग, एंड टिल देन प्लीज अटेंड दीज सेशंस, दे आर वेरी वेरी ब्यूटीफुल एंड काफ़ी वर्क करके इनको बनाया जा रहा है, एंड दे आर स्पेशली डिजाइंड फॉर यू पीपल ओनली। सो विल मीटिंग इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।